हार्डल पर स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के 17th पार्ट में। सो गाइस इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट के कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि हमारा कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और गाइस लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि कब हमें कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना चाहिए और कब हमें अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो के एंड में ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। इतना करके गाइज हमें एंटर कर देना है और ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करेगा जिसको कि हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और ब्राउजर पे जा करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो गाइज ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक और लाइफ साइकिल मेथड, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब गाइज जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं उनको रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक नहीं पता है तो वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद गाइज अब हम चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्ट में कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो app.tsx में आ गए हम लोग और मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा जो ये पिछला वाला सेटअप है ना रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक का, उसको मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आज का जो टॉपिक है हमारा कंट्रोल अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का उसको हम देख सके यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो काउंटर वगैरह है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये जो रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक लिखा हुआ है इसको भी मैं हटा करके आज का टॉपिक डाल देता हूँ रिएक्ट फॉर्म्स, जिसमें कि हम लोग कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो इतना कर लिया अब हमने, और ये देखो ये चीज़ जो अननेसेसरी टैब है ना उसको मैं बंद कर देता हूँ अभी और इसको सेव करके, और देखो यहाँ पे हमारा ब्राउजर पे ये चीज़ दिखने भी लगा। ठीक है, तो इसके बाद गाइस देखो अब हम क्या करने वाले हैं, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट नाम से क्या करेंगे कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, देखो ये जो मैं नाम रख रहा हूँ फाइल को सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट का। तो ये देखो सिंपली मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट नाम से एक कंपोनेंट बना दिया और इसके अंदर आकर के हम लिखेंगे फंक्शन कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और जैसे हम लोग JSX रिटर्न कराते थे रिटर्न करके पैरेंथेसिस में, और सिंपली यहाँ पे मैं एक अभी टैग H5 में ये लिख देता हूँ कि दिस इज माई कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे कि ये हमारा कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, और इसको गाइज देखो कंट्रोल्ड कंपोनेंट को कॉपी कर लेना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखो ये हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया और अभी ये ब्राउजर पे नहीं दिखेगा क्योंकि हमें इसको ऐप वाले में जा करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये स्पेसेस वगैरह हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हम इंपोर्ट, उसके बाद कंट्रोल्ड कंपोनेंट जो हमने कंपोनेंट बनाया ये देखो ऑटोमेटिकली जो है हमें रेफरेंस से ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आकर के नीचे हमें यहाँ पे रिटर्न भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल्ड कंपोनेंट और इस तरीके से क्लोजिंग टैग में रिटर्न करा देना। ठीक है, देखो यहाँ ब्राउजर पे हमारा दिस इज माई कंट्रोल्ड कंपोनेंट दिखने भी लगा। ठीक, तो गाइस देखो इतना करने के बाद अब हम चलेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट में, और इसको मैं क्या करता हूँ कि एक पहले फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और इस H5 को उठा करके उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सिंपली अगर आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट समझना है तो ये फॉर्म से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर जो है हमारा एंटर नेम। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक मैं इनपुट टाइप दे रहा हूँ जिस जो कि हमारा किस नेम का फील्ड होगा। ठीक है, तो guys, एक मैं यहाँ पे बटन भी बना लेता हूँ जिसका कि बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट दे देता हूँ। और इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। और उससे पहले गाइज देखो पहले मैं एक अभी दिखाता हूँ कि जैसे कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो सिंपली आप समझो कि कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है। देखो यहाँ पे कंट्रोल कंपोनेंट में ये लिखा हुआ है कि दोज कंपोनेंट विच आर मैनेज्ड बाई स्टेट। ठीक है, मतलब यूज स्टेट। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे स्टेट की बात किया जाएगा इस, तो आप ये समझ लेना कि यूज स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो दोज कंपोनेंट विच आर मैनेज्ड बाय द स्टेट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, देखो गाइज अभी मैं आपको ना सिंपली एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो फॉर्म का डिजाइन वगैरह है और इसमें और भी इनपुट फील्ड्स कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं उसके पे एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं एक प्रॉपर फॉर्म बना करके उसमें बहुत सारे फील्ड रख करके और
उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटा को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कंट्रोल कंपोनेंट काम कैसे करता है। ठीक, तो ये चीज आपको दिख गया ना। और इसके बाद गाइस देखो, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूज स्टेट के थ्रू ही इसको मैनेज करने वाले हैं, इस फॉर्म को। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट से। ठीक, इतना करने के बाद गाइस देखो, ये जो यूज स्टेट है इसको हम लोग कहाँ पे, फंक्शन के अंदर अपने यूज भी करेंगे। तो कॉन्स्ट और नेम कॉमा सेट नेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूज स्टेट को हमने इस तरीके से यूज कर लिया, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमने दे दिया एक स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे कि नेम एक स्ट्रिंग होता है, तो हमने सिंपली यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग डाल दिया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब देखो गाइज, ये जो नेम है, ठीक है, मैं अभी एक इनपुट फील्ड बनाया हूँ, तो मैं एक बार यूज स्टेट का यूज करके यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टीपल जब इनपुट फील्ड हैंडल करोगे, जैसे नेम के अलावा आप ईमेल दोगे, फोन नंबर दोगे, तो आप इसी तरीके से यूज स्टेट को कॉपी करके इसका ये नेम चेंज कर सकते हो। मतलब जितनी बार यूज स्टेट क्रिएट होता है, हर बार एक नया वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर एक फील्ड के लिए नया वेरिएबल सेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, थोड़ा सा इंडेंटेशन वगैरह मैं सही कर देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम इसी में और भी एट्रीब्यूट जोड़ते जाएंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उधर, है ना। अब देखो इसके ऑन चेंज पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इस फील्ड को चेंज करें, तो हमें जो भी हमने डेटा उसमें एंटर किया हुआ है वो हमें ब्राउजर पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली ऑन चेंज में होता क्या है गाइस, कि हम एक एरो फंक्शन को एज अ कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, ये है ना। देखो इसमें ई मैंने डाल दिया, अब ई का मतलब जो है इवेंट हो गया। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा HTML का इवेंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे ई पास कर दोगे तो वो समझ जाता है कि वो एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सेट नेम है, सेट नेम हमारा क्या है, जो हमने यूज स्टेट में फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, वो है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद जो भी हम वैल्यू गेट करते हैं, मतलब वैल्यू को हम लोग सेट करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ई है, ई का मतलब इवेंट हो गया, और टारगेट डॉट वैल्यू, तो मतलब कि इतना लिखने से, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखने से आपका जो वैल्यू है इस इनपुट फील्ड की, वो आपको क्या हो जाएगा, ऑन चेंज पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली देखो, अब यहाँ पे p इज इक्वल टू, सॉरी, पी और नेम में हम लोग क्या लिख देंगे, नेम। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब हम ब्राउजर पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे हम कोई भी नाम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आशुतोष शर्मा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आपकी ऑन चेंज पे, मतलब रन टाइम पे ही आपको क्या हो रहा है, वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, और जितनी बार भी आप एंटर कर रहे हो, मतलब आप एक टाइप भी करो, एक कैरेक्टर भी टाइप करो, जैसे ए हो गया, एस हो गया, एच हो गया, तो ये आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है। ठीक है, एवरी टाइम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइज, है ना। तो इसी तरीके से और भी फील्ड को आप मैनेज कर सकते हो कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद गाइज देखो, हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो पहले हम एक फाइल बना लेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट नाम से। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट फंक्शन, और उसके बाद रिटर्न करा देंगे, जैसे हमने कंट्रोल कंपोनेंट में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी रिटर्न करा देंगे H5 में, दिस इज माई अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइस देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं, है ना। और मैं आपको देखो दोनों जो कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है ना, दोनों एक ही ब्राउजर पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे आ गए। अब जैसे हमने कंट्रोल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है ना, उसी तरीके से हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करेंगे। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमने यहाँ JSX में रिटर्न भी कराना पड़ेगा, तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, और ये हमारा रिटर्न हो गया। अब देखो यहाँ ब्राउजर पे हमारा दिस इज कंट्रोल्ड कंपोनेंट और दिस इज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब देखो हमें ये जो फॉर्म है ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि यही फॉर्म हमें चाहिए। मतलब देखो बेसिकली जो हमारा मेन जो कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है ना, वो फॉर्म से ही गाइज रिलेटेड है। ठीक है, जब भी हम फॉर्म की वैल्यू को गेट करते हैं, अगर आप उसको किसी स्टेट के थ्रू कर रहे हो, है ना, अगर आपका जो कंपोनेंट है वो बार बार री रेंडर हो रहा है, तो वो आपका कंट्रोल कंपोनेंट है। और अगर आप स्टैटिकली कोई वैल्यू गेट कर रहे हो नेम से,
जिसमें कि आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, उसको हम लोग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा फॉर्म सेट हो गया अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में। और इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो नेम है और ये जो सेट नेम है, इसको हमें हटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज तो नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि पहला जो हमने कंट्रोल कंपोनेंट मैनेज किया था वो स्टेट के थ्रू किया था। अब जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है वो हमारा क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से दूसरा हुक आता है यूज रेफ करके, उसके, ठीक है। तो यूज रेफ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। तो पहले देखो हमने इंपोर्ट कर लिया यूज रेफ, इंपोर्ट यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये सारे जो आप देख रहे हो कि रिएक्ट के प्री बिल्ट हो गए, चाहे वो यूज स्टेट हो गया, चाहे वो यूज रेफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट रेफ नेम इज इक्वल टू यूज रेफ नल, ठीक है। आप देखना गाइस ध्यान से कि हर एक जो हमारा हुक है उसका यूज हम लोग कैस किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यूज रेफ इज यूज टू, सॉरी ये हुक है, तो यूज रेफ हुक इज यूज टू हैंडल द अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो सिंपली आप लोग समझ गए कि यूज रेफ का हम यूज करते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ना किस तरीके से सिंटेक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि एक रेफ नाम का एट्रीब्यूट होता है ना, इनपुट में। और उसको हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके, और ये जो करली ब्रेसेस में हम लोग रेफ नेम दे देंगे, ठीक है। तो देखो अभी जैसे हम नेम लिए हैं एक फील्ड, तो हमने यहाँ पे रेफ नेम दे दिया। अभी आप एक दूसरा कोई वैल्यू, सॉरी दूसरा फील्ड यहाँ पे डालोगे, जैसे ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, तो आप उसी तरीके से अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हो यूज रेफ ले करके। जैसे आपका यूज रेफ ईमेल हो गया, रेफ फ़ोन नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल सेट कर सकते हो अपने इनपुट फील्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखो पहले क्या हो रहा था हमारा कंट्रोल कंपोनेंट में कि हम इनपुट के चेंज पे ही हम वैल्यू को गेट कर रहे थे, ठीक है। जैसे हमने ऑन चेंज लगा दिया था इनपुट में ही एक फंक्शन, और उस पे ऑन चेंज होते ही हमारा ये जो हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि हम ऑन चेंज पे हमारा वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, बटन को क्लिक कराना पड़ेगा, और क्लिक कराने के बाद उसमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यू ऑन क्लिक पे देखो हैंडल सबमिट एक फंक्शन क्लिक कराना पड़ेगा, सॉरी कॉल कराना पड़ेगा। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हैंडल सबमिट, ठीक है। अब उसके बाद एक एरो फंक्शन का यूज करके हम लोग अंदर आते हैं, और एक इसको क्या यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें देखो यहाँ पे मिलेगा इनपुट फील्ड का, उसको हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट करा दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो अभी देखो जैसे रेफ नेम डॉट करेंट और वैल्यू, ठीक है। अब देखो भाई जो ये रेफ नेम है ना, ये हमारा एक करंट डॉट वैल्यू, मतलब जो करंट वैल्यू है उसको गेट करता है, इसलिए हम लोग इसका सिंटेक्स जो है डॉट करेंट डॉट वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट करेंट है, इस कीवर्ड को भी आप लोग मत भूलना कि जब भी आप लोग यूज रेफ से डेटा मतलब गेट कर रहे हो इनपुट फील्ड का, तो आपको डॉट करेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब ये जो हमारा आ रहा है टाइप एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज रेफ में वो पहचान नहीं पा रहा है कि किस टाइप का वो है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग HTML इनपुट एलिमेंट यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे देखो हैंडल करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना गाइज, ये एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए होता है। अगर आपके पास डेटा नहीं भी आ रहा है तो ये आपको ब्राउजर पे एरर थ्रो नहीं करेगा, अगर आप तो ये क्या करता है कि इंटरनली उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है, ठीक है। आपको ब्राउजर पे डेटा नहीं दिखाएगा, लेकिन वो एरर भी थ्रो नहीं करेगा ब्राउजर पे। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। इतना करने के बाद गाइस देखो अब ये जो रेफ नेम है, इसको मैं कॉपी करके नेम में भी यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं देखो आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम बटन का सबमिट भी क्लिक करते हैं, तब पर भी हमारा जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में हमारा जो ये कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हम ब्राउजर पे आ गए, और यहाँ पे देखो कोई मैं वैल्यू लेता हूँ टेस्ट इनपुट नाम से, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ देखो हमारा अलर्ट आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे नेम लेकिन हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होता है अगेन एंड अगेन, है ना। हमें जो वैल्यू है मतलब अपडेटेड वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख सकता है ब्राउजर पे। और कंट्रोल कंपोनेंट में ऐसा नहीं है, कंट्रोल कंपोनेंट में हमारा हर बार जब भी हम कोई भी चेंज करेंगे इनपुट वैल्यू में, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो बार बार अगेन एंड अगेन री रेंडर होगा, और अपडेटेड जो वैल्यू है हम उसको ब्राउजर पे भी शो कर सकते हैं, ठीक है।
देखो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ भी तो हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल्ड कंपोनेंट और ये हो गया अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पुट अप होता है गाइस कि कब हमें कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना चाहिए और कब हमें अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो इसका आंसर सिंपल ये है कि वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, और आप उस पर एक वैलिडेशन लगाए हुए हैं इनपुट फील्ड में, और आप चाहते हो कि जब भी कोई यूजर एक कैरेक्टर भी टाइप करे तो उसका अगर वैलिडेशन एरर हो तो वो ऑन द स्पॉट आपके यूआई पे अपडेट हो जाए और एरर मैसेज हो जाए कि ये जो आप इसमें एंट्री कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो उस केस में आपको कंट्रोल कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है, आपका रियल टाइम डेटा जो है अपडेट होता है ब्राउजर पे, ठीक है। तो इसके बाद अगर जैसे मान के चलो आपके पास एक फॉर्म है और आप ये चाहते हो कि जब यूजर सारा डेटा फिल कर ले, ठीक है, मतलब चाहे वो ईमेल हो, चाहे नेम हो, चाहे फोन नंबर हो, सारा डेटा फिल करने के बाद जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करे तब उसके पास वैलिडेशन जो है कि इनपुट फील्ड के नीचे वहां पे शो करे, तो उस टाइम पे आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट का कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग फॉर्म के डेटा को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखेंगे। मतलब कि फॉर्म में जो वेरियस फील्ड्स होते हैं हमारा, चाहे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ भी टाइप का जो फील्ड है उसके डेटा को हम किस तरीके से गेट करते हैं और उसको हैंडल करते हैं, और फाइनली हम लोग फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।